महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बिहार। धौली धौली उड़ीसा में स्थित है। यह स्थान अशोक के अभिलेखों के लिए जाना जाता है। धौली की पहचान तोसाली से भी की गई है। धौली में प्राप्त 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। धौली में लघु गुहा आवास, मध्यकालीन हिंदू मंदिर एवं एक शिव मंदिर धवलेश्वर भी पाया गया है। अभिलेख के निकट एक चट्टान को काटकर एक हाथी का अग्रभाग बनाया गया था, जो भारत में सबसे प्राचीन कलाकृतियों में से एक है। जौगढ़ जौगढ़ ऋषिकुल्स नदी के तट पर उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। यहाँ के अशोक के 2 विशिष्ट राजादेश प्राप्त हुए हैं। ये विशिष्ट राजादेश महामतों को संबोधित किए गए थे, जिन्हें जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के प्रति दयावान रहने के निर्देश दिए गए थे। जौगढ़ से कुषाण काल के चांदी के बने आहत सिक्के भी प्राप्त किए गए हैं। यहाँ से स्थानीय सिक्कों के प्राप्ति से जौगढ़ के शहरी विशेषताओं से युक्त होने का संकेत मिलते हैं। शिशुपालगढ़ यह स्थल भारत के पूर्व तट के सहारे प्राचीन राजमार्ग पर स्थित धौली एवं जौगाड़ नामक अशोक अभिलेख स्थलों के पास ही है। आवासों के निर्माण में लेटेराइट की पट्टियों का प्रयोग किया गया था तथा सड़कों को शतरंज फलक शैली में बनाया गया था। यहाँ हल्के धूसर रंग के मृदभांड, काले और लाल रंग के मृदभांड, चटकीले लाल रंग के परिष्कृत मृदभांड और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। यहाँ कांच की चूड़ियाँ, रोमन रूलेटेड मृदभांड और कुछ आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ हुबिस्क के तांबे के सिक्के तथा कुषाणकालीन सिक्के भी मिले हैं। रोमन सिक्कों की नकल में बनी मिट्टी के बने हुए बुले भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। बिहार के ऐतिहासिक स्थल नालंदा बिहार में स्थित है। हर्षवर्धन के शासनकाल तक नालंदा एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के साथ महायान दर्शन का केंद्र बन चुका था। नालंदा के सभी टीलों की खुदाई नहीं हुई है, तथापि जो भी खुदाई हुई है उससे इमारतों का शानदार समुद्र प्रकाश में आया है। इन इमारतों का निर्माण और नवीकरण ईसा की 5वीं सदी से लेकर 700 वर्षों तक होता रहा। शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा का बौद्ध महाविहार उल्लेखनीय है। नालंदा का महाविहार आवासीय सह शिक्षण संस्थान का सबसे प्राचीन उदाहरण है। यहाँ विद्या, दर्शन और ध्यान के प्रति समर्पित हजारों भिक्षु रहते थे। चीनी यात्री वेनसांग और इत्सिंग ने यहाँ अध्ययन किया था। नालंदा को समुद्रगुप्त का एक ताम्रपत्र और यशोधर्मन के प्रस्तर स्तंभ अभिलेख के लिए भी जाना जाता है। गया बिहार राज्य में स्थित है। गया प्राचीन काल में धातु के मार्ग पर अंतिम पड़ाव स्थल था। अशोक के लघु शिलालेख से यह पता चलता है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की। गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा गुहा आजीवक भिक्षुओं को दान में दी। इस गुफा में 2 कोष्ठ हैं। दोनों कोष्ठों की भित्तियों और छतों पर शीशे जैसी चमकती हुई पालिश है। इससे ज्ञात होता है कि चैत्य घर का मौलिक विकास अशोक के समय में ही प्रारंभ हो गया था। सोनपुर बिहार के गया जिले में है। यहाँ अनेक नवपाषाण युगीन साक्ष्य मिले हैं। सोनपुर के उत्खननों में एक कुल्हाड़ी उपलब्ध हुई है, जिसका काल लगभग 400 ईसा पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। सोनपुर के कुछ उत्खनित स्थलों में काले व लाल अथवा काले लेप युक्त मृदभांडों की पूर्ववर्ती संस्कृति भी विद्यमान है। काले व लाल मृदभांडों के प्रयोगकर्ताओं की संस्कृति के तत्व जैसे चित्रहीन तथा चित्रित काले व लाल मृदभांड, लघु पाषाण उपकरण और चावल की कृषि सबके प्रमाण हमें सोनपुर में मिले हैं। सोनपुर से लगभग 700 ईसा पूर्व के जले हुए चावल के दाने हमें मिले हैं। वैशाली वर्तमान में बसाड़ नाम से जाना जाता है और बिहार राज्य में है। उत्तरी बिहार में प्रसिद्ध वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। महावस्तु से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली गए थे। गुप्त काल में वैशाली में नालंदा, वैशाली आदि स्थानों से श्रेष्ठियों, सार्थवाहों, प्रथम कुलिकों आदि की मोहरें शिल्पियों की संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती हैं। वैशाली
दूसरी बौद्ध परिषद का केंद्र थी, जो बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद आयोजित की गई थी। यहाँ हुए उत्खननों में काले और लाल रंग के मृदभांड, लोहे के औजार मिले हैं। गुप्तकालीन मूर्तियाँ तथा गुप्तकालीन लिपि में उत्कर्णित मोहरें मिली हैं। राजगृह राजगृह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। पाली साहित्य में मगध, उसके निवासियों और उसकी राजधानी गीटिका राजगीर के संबंध में विस्तृत वृत्तांत मिलता है। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में यह मगध की राजधानी थी। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के महावस्तु नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार राजगृह नगरी में 36 विभिन्न प्रकार के शिल्पी रहते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन यहीं पर हुआ था। जैन राजगीर को अपने दूसरे तीर्थंकर मुनि सुब्रत का जन्म स्थान मानते हैं। पाटलिपुत्र या पटना बिहार में गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयभान ने मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र सोन और गंगा पर बसा हुआ था। नगर की लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 1.5 मील थी। नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी हुई थी। पटना में गत वर्षों में जो खुदाई हुई उससे काष्ठ निर्मित दीवार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदीबाग की खुदाई में प्राचीर का एक अंश उपलब्ध हुआ है। अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्मावलंबियों को पुनर्गठित करने के लिए बौद्ध परिषद का तीसरा महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपत लिस्सा ने की थी। कुम्हरार पटना में गंगा नदी के तट पर स्थित है। मौर्य राजकीय कला का सबसे पहला उदाहरण चंद्रगुप्त का प्रासाद है, जो संभवतः वर्तमान पटना के निकट कुम्हरार गांव के समीप था। कुम्हरार की खुदाई में प्रासाद के सभा भवन की जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे प्रासाद की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। यह सभा भवन खंभों वाला हाल था। सन 1914-15 की खुदाई तथा 1951 की खुदाई में कुल मिलाकर 40 पाषाण स्तंभ मिले हैं, जो इस समय भग्न दशा में हैं। इस सभा भवन का फर्श और छत लकड़ी के थे। भवन की लंबाई 140 फुट और चौड़ाई 120 फुट है। भवन के स्तंभ बलुआ पत्थर के बने हुए थे और उनमें चमकदार पॉलिश की गई थी। वाहियान ने अत्यंत भावप्रवण शब्दों में इस प्रासाद की प्रशंसा की है। उपरोक्त के अतिरिक्त यहाँ उत्खननों में कुषाण काल की ईंटों की संरचना, सिक्के तथा गुप्तकालीन सिक्के भी मिले हैं। चंपा आधुनिक चंपानगर है, जो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी था, जिसे मगध के शासक बिंबिसार ने अपने राज्य में मिला लिया था। पाली ग्रंथों से उस समय मध्य गंगा घाटी में विकसित अनेक नगरों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनमें चंपा भी है। रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का यह एक प्रमुख केंद्र था तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को यहाँ से रेशमी वस्त्र निर्यात होते थे। जैन ग्रंथों के अनुसार यहाँ जैन तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म हुआ। यहाँ हुए उत्खननों से एक सुरक्षात्मक प्राचीर और डिजाइनों सहित उत्कृष्ट कोटि के उत्तरी काले परिष्कृत मृदभांड मिले हैं। चंपा से सुंग कुषाण काल के ईंटों से निर्मित आवास मन के एवं आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन तथा पाल शासकों के समय की टेराकोटा की कुछ वस्तुएं एवं कांसे का सामान भी मिला है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरणों में भी चंपा का उल्लेख मिलता है। चिरांद बिहार के छपरा जिले में स्थित है। यहाँ आयोजित उत्खननों से 5 सांस्कृतिक चरण प्रकाश में आए हैं। चरण 1 नवपाषाण, चरण 2 ताम्रपाषाण, चरण 3 NBPW, चरण 4 पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी, चरण 5 उत्तर ऐतिहासिक पूर्व मध्यकाल। इस स्थान से प्राप्त वस्तुओं में हड्डी के औजार और अलंकृत बर्तन, हड्डी के आभूषण, खुले चूल्हों सहित एक गोलाकार फर्श, खंभे गाड़ने के गड्ढे, जले हुए चावल, गेहूं, जौ, मूंग और मसूर के दाने तथा चावल के छिलके के छापों सहित मिट्टी के टुकड़े जो कृषि की ओर संकेत करते हैं। लोहे की वस्तुएं, जानवरों की खुली कब्रें और हड्डी से बने बाणाग्र यहाँ दूसरे चरण में प्राप्त हुए हैं। चरण 4 में यहाँ कुषाण काल का एक बौद्ध विहार तथा कुषाणकालीन तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक क्षेत्र।
चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित है। यहाँ उत्खनन से पूर्व मौर्य काल से पाल काल तक के 6 चरण प्रकाश में आए हैं। यहाँ पूर्व मौर्य काल से लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। दूसरे स्तर पर मौर्य और शुंगकालीन उत्तरी काले परिष्कृत मृदभांड तथा भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसी स्तर से पत्थर के मनके, सेलखड़ी की पेटिका, तांबे के सिक्के और आरंभिक ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित भांड भी मिले हैं। यहाँ गुप्तकालीन भूरे और काले रंग के मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ ईंटों से बनी एक विशाल बहुभुजी संरचना भी मिली है, जिसकी पहचान एक गुप्तकालीन मंदिर से की गई है। यहाँ उत्तर गुप्त काल में दिनांकित एक ईंटों की दीवार भी प्राप्त हुई है। ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति की पहचान ताम्रलिप्त से की गई है, जो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में रूप नारायण नदी के किनारे स्थित है। पाली और संस्कृत साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। उत्खनन से पता चलता है कि नवपाषाण काल से आधुनिक समय तक यहाँ आवासीय बस्तियाँ अस्तित्व में रही हैं। मौर्य काल में स्थल मार्ग से पाटलिपुत्र ताम्रलिप्ति से जुड़ा था, जो बर्मा एवं श्रीलंका के जहाज़ों के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। महावंश के अनुसार अशोक अपने पुत्र को विदा करने के लिए ताम्रलिप्ति तक आया था। यहाँ से कई ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि ताम्रलिप्ति के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध थे। चीनी यात्री फाहियान और हेनसांग ने ताम्रलिप्ति की यात्रा की थी। धन्यवाद।